हेलो फ्रेंड्स, मैं महिमा त्रिवेदी आपका पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने टीजीटी 2009 तक के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। उसी क्रम में आज हम टीजीटी 2005 का भाग 1 सॉल्व करेंगे। उसमें हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उनकी व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ नए आंकड़ों को भी देखते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? पहला मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व है, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये जनघनत्व को व्यक्त करता है। इसी तरह हम देख लेते हैं, जो सर्वाधिक जनघनत्व है वह आपका बिहार राज्य में है, जहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? शुष्क कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और चौथा है शीत कटिबंध। तो पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे ग्लोब पर या पृथ्वी पर मुख्यतः 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। यह आपका है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण आपकी मकर रेखा। ये है मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। इसी प्रकार 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, और ये आपका 90 डिग्री हो गया ध्रुवीय क्षेत्र तक। तो यहाँ पूछा है कर्क और मकर रेखा के मध्य के भाग को, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? कर्क तथा मकर रेखा के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और ये जो आपका 23.5 से 66.5 डिग्री है, 23.5 से 66.5 डिग्री तक का भाग है जो दक्षिण में भी और उत्तर में भी, तो इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से ध्रुव तक या 90 डिग्री तक का जो भाग है, इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तीसरा आपका उष्ण कटिबंध। कर्क तथा मकर रेखा के मध्य के भाग को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, यह सूर्य की सीमा को उत्तरी तथा दक्षिणी, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है सूर्य की उत्तरी तथा दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, क्योंकि वर्ष पर्यंत जो सूर्य होता है वह इन्हीं रेखा तक के मध्य तक उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कथन और कारण। इसमें कथन है आपका
सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और कारण है शुक्र ग्रह का सघन वायुमंडल पाया जाता है। शुक्र ग्रह में सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वह है ए है। ए तथा आर दोनों सत्य है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, सही है यह। और जो कारण है शुक्र ग्रह में सघन वायुमंडल पाया जाता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। समझ लेते हैं इसको। देखिए, सघन वायुमंडल के कारण ही शुक्र ग्रह में जो ताप है वो प्लस 475 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और ताप के कारण ही सर्वाधिक गर्म ग्रह यह वायुमंडल में यह सबसे शुक्र जो है सबसे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है, इसीलिए इसको और अधिक ताप के कारण इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा जो है वो 90 से 95% तक पाई जाती है। इसके कारण एक ताप अधिक है, इसका टेम्परेचर अधिक है और CO2 अधिक होने के कारण ये जो शुक्र ग्रह है यह यहाँ पर प्रेशर कुकर के समान यहाँ पे जो कंडीशन बनी होती है, इसलिए इसे शुक्र ग्रह को हम प्रेशर कुकर दशा ग्रह भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। सौरमंडल सर्वाधिक गर्म ग्रह है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं और शाम का तारा भी कहा जाता है। यहाँ पर सघन वायुमंडल के कारण ही यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है और यहाँ पर 475 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है और प्रेशर कुकर के समान यहाँ पर कंडीशन बनी होती है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ए। आर और ए दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? पहला है दिल्ली, दूसरा मद्रास में, तीसरा मुंबई में और चौथा है कोलकाता में। तो पहले देखते हैं वार्षिक तापांतर होता क्या है। किसी क्षेत्र के सबसे गर्म महीने का गर्म माह का औसत तापमान और उसी क्षेत्र के ठंडे महीने का औसत तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसे हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो इसमें जो आपका मद्रास है, मुंबई है और कोलकाता है, ये तीनों आप देख रहे हैं कि ये भारत के तटीय क्षेत्र में स्थित महानगर हैं। तटीय क्षेत्र में स्थित महानगर हैं। तो तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की जो जलवायु होती है वो समकारी जलवायु होती है। मतलब ना तो वहाँ अधिक ठंड पड़ेगी और ना ही बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो यहाँ का मौसम एक समान होता है, एक समान मौसम पाया जाता है। वहीं जो देश के आंतरिक भाग में, जैसे आपका दिल्ली है, ये देश के आंतरिक भाग में स्थित है। यहाँ पर स्थित होने के कारण यहाँ पर जो वार्षिक तापांतर है वो अधिक पाया जाता है। वहाँ पर जो गर्मी पड़ेगी वह भी बहुत अधिक होती है और ठंड पड़ती है वह भी बहुत ज़्यादा अच्छी ठंड पड़ती है वहाँ पर। तो इसलिए जो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, भारत का निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, तो वह आपका है सही आंसर जो आपका है ये दिल्ली। दिल्ली में वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? नदी निक्षेपण संबंधित नहीं है। पहला है जलोढ़ पंख, दूसरा विसर्ग, तीसरा है आपका प्राकृतिक तटबंध और चौथा है भग्नाश्म शंकु। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विसर्ग, क्योंकि जो जलोढ़ पंख है ये आपका निक्षेपण से निर्मित होता है। प्राकृतिक तटबंध ये भी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है।
वही जो विसर्प है ये आपकी नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। विसर्प होता क्या है? जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण नदी सीधे मार्ग में प्रवाहित ना होकर एक मोड़ एस आकार के अक्षर को बनाते हुए आगे प्रवाहित होती है। इसे ही हम विसर्प कहते हैं। यही आपका ये विसर्प है। तो विसर्प जो है नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जबकि जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध और भग्नाश शंकु जो है ये आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? पहला है संरचनात्मक सोपान, दूसरा जलोढ़ शंकु, तीसरा है रिया और चौथा है नदी वेदिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा आपका नदी वेदिकाएं। देखिए नदी वेदिका और संरचनात्मक सोपान ये मिलती जुलती ही स्थलाकृति हैं, तो इसको आप कंफ्यूजन क्लियर हो जाए आज, तो इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। संरचनात्मक सोपान क्या होता है? संरचनात्मक सोपान जब नदी ऐसे मार्ग से प्रवाहित होती है जहां पर नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें एक क्रम में बिछी होती हैं। कठोर और मुलायम चट्टानें एक क्रम में बिछी होती है, जिसके कारण नदी जो कठोर चट्टानें होती है उनका अपरदन तो नहीं कर पाती है, लेकिन जो मुलायम चट्टानें होती हैं, जैसे ये मुलायम चट्टानें हैं, तो उनका अपरदन शीघ्रता से आसानी से कर देती है, जिसके कारण ये जो कठोर चट्टानें हैं ये आगे निकली हुई दिखती हैं और ये जो मुलायम चट्टानें हैं यहाँ पर कटाव हो जाता है नदी के द्वारा। इस प्रकार से ये स्थलाकृति हमें कुछ सोपान या सीढ़ी के समान दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे हम कहते हैं संरचनात्मक सोपान। और ये जो आपकी नदी वेदिका है, 2 सेकेंड, और ये जो आपकी नदी वेदिका है यह ऋणात्मक परिवर्तन के कारण निर्मित होती है। ये इस जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार होती है। नदी वेदिका जो होती है एक रूप में नदी में जब नवोन्मेष या पुनर्युवन की अवस्था में इसका निर्माण नदी वेदिका का निर्माण होता है। नदी वेदिका का इसको समझ लेते हैं। जब नदी अपने पुराने मार्ग को, कभी नदी की ये घाटी रही होगी, नदी पुराने मार्ग को, ये उसके पुराने मार्ग है, पुराने मार्ग को छोड़कर जब नदी अपनी नई घाटी को गहरा करने लगती है, अपने आधार ताल को पुनः, पुरानी घाटी को छोड़कर पुनः नए आधार ताल को गहरा करने लगती है घाटी को, तो जो पुरानी घाटियां होती हैं वह एक सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है। पुरानी घाटी और नवीन घाटी देखने में आपको सीढ़ी या सोपान की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे वेदिका शब्द दिया गया है। नदी वेदिका, दोनों जो स्थलाकृति है वो एक समान प्रतीत होती हैं, बस उनके जो बनने का, निर्माण का जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। संरचनात्मक सोपान आपका कठोर और मुलायम चट्टानों के क्रम से बिछे होने के कारण नदी मुलायम चट्टानों को काटती है और कठोर चट्टान को अपरदन नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो एक सीढ़ी के समान, सोपान के समान प्रतीत होती है वो स्थलाकृति। उसी प्रकार जो नदी वेदिका होती है वो आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन के कारण जब नदी अपनी प्राचीन घाटी को छोड़कर और नई घाटी का निर्माण करने लगती है, तो जो प्राचीन घाटी होती है वो नवीन घाटी से एक सीढ़ी की तरह, एक सीढ़ी के समान प्रतीत होती है, दिखने लगती है, जिसे हम नदी वेदिका का नाम देते हैं।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है नदी वेदिका। चलिए आगे देखते हैं। चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, तीसरा है अंध महासागर में, और चौथा उत्तरी ध्रुव महासागर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला आपका प्रशांत महासागर में। चैलेंजर गर्त आपका दक्षिणी, ये जरूर याद रखिएगा, दक्षिण की उत्तर। तो चैलेंजर गर्त आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी जो गहराई है वह है 11,022 मीटर। इसका राइट आंसर है पहला दक्षिणी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? पहला ब्राजील की धारा, दूसरा है लेब्राडोर की धारा, तीसरा फॉकलैंड की धारा, चौथा है कनारी की धारा। तो इसमें जो आपका जो पूछा है कौन सी धारा भिन्न है, तो इसमें आपकी पहली राइट आंसर इसका होगा पहला ब्राजील की धारा। देखिए जो ये तीन हैं, लेब्राडोर की, फॉकलैंड और कनारी की धारा, ये आपकी ठंडी जल धारा है। वहीं ब्राजील की गर्म जल धारा है। और इनमें कॉमन ये है कि ये जो आपकी चारों धाराएं हैं वह अटलांटिक महासागर की है, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? पहला है 40%, दूसरा 50%, तीसरा है 60% और चौथा है 70%। इसका जो राइट आंसर है वह है 60%। एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2001 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात स्त्री प्रति 1000 पुरुष है। पहला 923, दूसरा है 927, तीसरा है 933 और चौथा है 937। तो जनगणना 2011 के अनुसार हम नया डाटा देखेंगे। जो 2011 के अनुसार भारत की जो लिंग अनुपात था वो 943 है। इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे तो नहीं दिया चाहिए, 2005 का है ना, तो इनमें से कोई नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, 943 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष पर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए में आपका स्थान दिए हुए हैं और सूची 2 में आपकी घास के मैदान दिए हुए हैं। तो ए है आपका दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका और डी है उत्तरी अमेरिका। इसमें एक नहीं लिखा हुआ है पंपास, चौथा आप लिख लीजिए यहाँ पर, यह है पंपास, ये छूट गया है। चलिए इसको मैच करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, दक्षिण अमेरिका में पंपास और उत्तरी अमेरिका में है प्रेरी घास के मैदान। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये आ चुका है, जब हमने शायद 2009 का या 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें ये क्वेश्चन मिला था। तो मैंने बताया भी था कुछ महत्वपूर्ण जो घास के मैदान थे, शीतोष्ण और उष्ण दोनों प्रकार के घास के मैदान को आप अलग अलग
एक टेबल बनाकर लिख लीजिए उनका स्थान और उनके सामने उनका घास के मैदान, कौन सा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, कौन सा उष्ण है और कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो पहला है आपका ब्राजील में, दूसरा मैक्सिको में, तीसरा भारत में और चौथा है चीन में। तो गन्ना जो है आपका उष्णकटिबंधीय पौधा है, गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसका जो जन्म स्थान है वह भारत है। गन्ने का जन्म स्थान भारत है। विश्व में गन्ना उत्पादन में, ये 2021 का डाटा है, आपको बता रहे हैं, जो विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राजील आपका प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर ब्राजील है, उसके बाद है चीन, नहीं उसके बाद है भारत, और तीसरे नंबर पर है आपका चीन। तीसरे नंबर पर चीन है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर विश्व में ब्राजील, दूसरे पे आपका भारत है और तीसरे पे है चाइना। चलिए आगे देखते हैं और उसको भी देख लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। विश्व के संदर्भ में भी और ये भारत के संदर्भ में भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये नया डाटा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? पहला विजयनगर, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है राउरकेला, चौथा है कोरापुट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कोरापुट। कोरापुट जो है वो आपका हवाई जहाज के इंजन बनाने के कारखाने से संबंधित है। और जबकि जो विजयनगर, विशाखापट्टनम और राउरकेला है ये आपका लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। इसमें जो मुख्य बात है वो आप लिख लीजिए। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे, जिसमें पहला था आपका भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यह सोवियत संघ के सहयोग से, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था कारखाना? सोवियत संघ के सहयोग से ये कारखाना स्थापित किया गया था। और दूसरा है सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही ये भी स्थापित किया गया था, दुर्गापुर, ये आपका है वेस्ट बंगाल में, और यह ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। और तीसरा है राउरकेला, यह आपका उड़ीसा में, यह आपका पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। वहीं जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो उसमें आपका बोकारो लौह इस्पात उद्योग कारखाना स्थापित किया गया था। यह है झारखंड में, और यह भी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। सोवियत संघ।
तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये जो विशाखापट्टनम है, ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना जब आई थी उसमें स्थापित किया गया था विशाखापट्टनम। तो इस प्रकार विजयनगर, विशाखापट्टनम और राउरकेला जो है ये आपके लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, जबकि कोरापुट उससे संबंधित नहीं है। कोरापुट हवाई जहाज के इंजन बनाने से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला 30 मई को, दूसरा है 1 जून को, तीसरा है 5 जून को और चौथा है 5 जुलाई को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जो विश्व का पहला पर्यावरण दिवस था वह 5 जून 1973 को मनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी के यू आकार की घाटी मिलती है। पहला हिमानी क्षेत्र में, दूसरा प्रौढ़ नदी क्षेत्र में, तीसरा बाढ़ क्षेत्र में, चौथा है चूना क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हिमानी क्षेत्र में। जो हिमानी क्षेत्र में, हिमानी जो सामान्यतः क्या होता है कि किसी नवीन घाटी का निर्माण नहीं करती, बल्कि नदी द्वारा निर्मित जो वी आकार की वैली होती है, ये वी शेप वैली जो होती है, इसी को हिमनद, जो जब हिमनद प्रवाहित होती है तो इसको काट कर, इसका अपर्दन करके वो यू आकार में परिवर्तित कर देती है। तो जो यहाँ पूछा है क्वेश्चन आपका, अंग्रेजी के यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है? तो अंग्रेजी की यू आकार की घाटी आपको हिमानी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसका राइट आंसर है पहला, हिमानी क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लॉ एस की सबसे उत्तम श्रेणी का नाम है। पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा साइडेराइट और चौथा है लिमोनाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मैग्नेटाइट। लॉ एस की सबसे उत्तम किस्म होता है, या लॉ एस का उत्तम श्रेणी होती है मैग्नेटाइट, जिसमें जो लौह धातु का अंश होता है वो होता है 90% से 80 से 90% तक लौह धातु का अंश पाया जाता है। वही जो हेमेटाइट है आपकी 80 से 90 नहीं, 80 से 72 से 80%, 72 से, रुक जाइए 2 मिनट, 72 से 80% तक लौह धातु का अंश पाया जाता है मैग्नेटाइट में। हेमेटाइट में आपका 60 से 70% तक, और सिडेराइट में आपका 40 से 45% तक, 40 से 50 तक मान लेते हैं, और लिमोनाइट में आपको 35 से 40% तक लौह धातु का अंश पाया जाता है। ये जो प्रतिशत है ये प्रत्येक किताब में आपको थोड़ा अलग दिखेगी। तो यहाँ पूछा है लॉ एस की सबसे उत्तम श्रेणी का नाम है मैग्नेटाइट, और जो भारत में जो लॉ एस पाया जाता है वो ज़्यादातर आपका हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है भारत में, हेमेटाइट किस्म का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीत क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पहला तिलहन उत्पादन, दूसरा है मत्स्य पालन, तीसरा है दुग्ध उत्पादन और चौथा है स्वर्ण खनन से। इसका जो राइट आंसर है वह है तिलहन उत्पादन। पीत क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जबकि मत्स्य पालन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है, और दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसका राइट आंसर है पहला तिलहन उत्पादन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके बहुउद्देशीय योजनाएं दी हुई हैं। का है हीराकुंड, खा सरदार सरोवर और गा है राणा प्रताप सागर, घा है नागार्जुन सागर। चलिए इसको मैच करते हैं। हीराकुंड जो बांध बनाया वह महानदी पर है, महानदी पर। सरदार सरोवर आपका नर्मदा नदी पर।
राणा प्रताप सागर चंबल नदी और नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कोरोमंडल तट का विस्तार है, पहला कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक, दूसरा है कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक, और तीसरा है सूरत से गोवा तक, चौथा है सौराष्ट्र से सूरत तक। तो कोरोमंडल तट आपका यह पूर्वी भाग है, भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। यह आपका कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह दूसरा, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक के क्षेत्र को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? पहला है श्रीनगर से लेह को, दूसरा शिमला से तिब्बत को, तीसरा है दार्जिलिंग से तिब्बत को, और चौथा है श्रीनगर से पाकिस्तान को। तो इसका राइट आंसर है वह पहला है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है लद्दाख के कारगिल जिले पे स्थित है, कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। इसका राइट आंसर पहला, श्रीनगर से लेह। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है, पहला असम में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा है उड़ीसा में, और चौथा मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राजस्थान। जिप्सम सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से जिप्सम जो है ये औषधि सैलों में पाया जाने वाला एक आधात्विक खनिज है। और सर्वाधिक उत्पादन इसका जो है, जैसा बताया यहाँ पे, राजस्थान जो है जिप्सम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पे आपका गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, स्थानांतरणशील कृषि सामान्यता होती है, पहला घास के मैदान में, दूसरा वन में, तीसरा मरुस्थल में, और चौथा है मैदान में। तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा, वन में। ये इसे स्थानांतरणशील कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया होती है वो वन के किसी भाग को जला दिया जाता है, जलाकर उसमें खेती की जाती है, कृषि कार्य किए जाते हैं। 3-4 वर्षों तक वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। जब वहाँ पर मिट्टी की जब उर्वरता कम होने लगती है तो लोग इसे पुनः छोड़कर और यही प्रक्रिया वन के किसी दूसरे भाग में अपनाते हैं। इसलिए इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है इसे। तो ये जो होती है ये कृषि वनों में होती है। स्थानांतरणशील कृषि वनों को जलाकर वहाँ पर खेती की जाती है, 3-4 वर्षों तक खेती की जाती है। जब उर्वरता समाप्त होने लगती है वहाँ पर तो यही प्रक्रिया दूसरी जगह अपनाई जाती है। इसका राइट आंसर है दूसरा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर होता है?
पहला है 12 घंटे का, दूसरा 12 घंटे 13 मिनट का, तीसरा है 12 घंटे 26 मिनट का और चौथा है आपका 24 घंटे 52 मिनट का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 12 घंटे 26 मिनट का। चलिए समझ लेते हैं इसको। यह है हमारी पृथ्वी और यह चंद्रमा। पृथ्वी का यह बिंदु मान लेते हैं ए, जो चंद्रमा के ठीक सामने स्थित है और टाइम जो है सुबह के 6 बजे है। तो पृथ्वी पर इसी बिंदु पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। सुबह के 6 बजे ए बिंदु पर चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी के विपरीत पृथ्वी पर विपरीत बिंदु पर भी ज्वार की उत्पत्ति होगी, लेकिन वह चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर एक ही समय पर 2 स्थान पर ज्वार की उत्पत्ति होती है। एक जो चंद्रमा के ठीक सामने होता है वह आकर्षण शक्ति के कारण वहाँ ज्वार की उत्पत्ति होती है, और ठीक पृथ्वी के ठीक विपरीत बिंदु पर अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर पूछा है किस स्थान पर 2 क्रमिक ज्वार पूछ रहा है, ना कि दैनिक ज्वार की किसी स्थान पर 24 घंटे में ज्वार आने का समय अंतर क्या होता है। तो चलिए आगे समझते हैं। चंद्रमा, आपको पता है चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, ऐसा समझिए कि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, एक चक्कर जब लगाता है पृथ्वी का, तो उसे एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। तो चंद्रमा को इस बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे का 12 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ये इसी के ठीक विपरीत है। जब यहाँ तक आने पे उसे 24 घंटे का समय लगता है, तो इस बिंदु तक आने में उसे 12 घंटे का समय लगेगा। तो आप ये कहेंगे कि किसी स्थान पर 2 क्रमिक ज्वार के मध्य जो अंतर होगा वो 12 घंटे का होता है, तो ये गलत है, 12 घंटे का नहीं होता। क्योंकि जो दैनिक ज्वार होता है, दैनिक ज्वार अर्थात किसी स्थान पर दिन में एक बार जो ज्वार आता है, उसका जो अंतर होता है समय का, वो होता है 24 घंटे 52 मिनट। अब ये 52 मिनट क्या होता है? 24 घंटे तो समझ में आ गया कि एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन ये 52 मिनट ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? तो 52 मिनट कैसे होता है? देखिए, जैसे बताया आपको कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसी प्रकार ये जो बिंदु है ये जरूरी नहीं कि इसी स्थान पर हो। चंद्रमा के ठीक जो सामने स्थित बिंदु है, यह हो सकता है वो इस स्थान पर आ गया हो। 24 घंटे में वह ये जो बिंदु है वो कहीं इस स्थान पर होगा। तो ये जो बढ़ी हुई दूरी है, ये जो बढ़ी हुई दूरी है, यह इसी का जो समय होता है वो 52 मिनट होता है। इसी को कवर करने में 52 मिनट का समय लगता है। तो एक दैनिक ज्वार आने का जो समय होता है वो होता है 24 घंटे 52 मिनट। 52 मिनट। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसी स्थान पर 2 क्रमिक ज्वार, मतलब एक स्थान की बात कर रहा है जहाँ पर 2 क्रमिक ज्वार आते हैं। तो जो समझा रहे थे आपको कि पहला बिंदु जो हमारा ए है, यहाँ समझते हैं, जो ए बिंदु है इसके ठीक विपरीत जो है बिंदु बी मान लेते हैं इसको हम। तो जब चंद्रमा आधा चक्कर लगाता है, इस बिंदु पर कहीं पहुंचता है, तो उसे 12 घंटे का समय लगता है। लेकिन जब ये बिंदु जो था ये यहाँ पर कहीं आ गया 24 घंटे में, इस जगह पर है, तो ये जो बिंदु है ये भी तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ठीक विपरीत होना चाहिए। तो ये इसके ठीक विपरीत है। तो ये जो समय होता है, बढ़ा हुआ समय, इस जगह से
इस बिंदु से इस बिंदु का जो बढ़ा हुआ समय होता है वो होता है आपका 26 मिनट। 24 घंटे 52 मिनट का ही आधा समय हम लिखते हैं उसको। फिर 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट बाद फिर यहाँ पर ज्वार की उत्पत्ति होगी। लेकिन अब जो ये ज्वार की उत्पत्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा अब इसके सामने है, इस बिंदु के सामने है, तो यहाँ पर अब चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। और ठीक विपरीत जो ये ए था वो यहाँ कहीं है, तो यहाँ पर जो ज्वार की उत्पत्ति होगी वो होगी आकर्षण, वो अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, ये जो बी बिंदु है यहाँ पर अब आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक विपरीत बिंदु जो है ए, वहां पर अब अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से बिंदु ए में दो क्रमिक ज्वार जो आ रहे हैं उनका जो समय है वो होगा 12 घंटे 26 मिनट का। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है 12 घंटे 26 मिनट। देखिए क्वेश्चन की वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन है कई तरह से बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है किसी स्थान पर दैनिक ज्वार आने का समय, तो वहाँ पे आप आंसर बताएंगे 24 घंटे 52 मिनट का, 24 घंटे 52 मिनट। और यदि पूछता है अर्ध दैनिक ज्वार आने का समय है, तो वो 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24। उष्ण उपोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। पहला 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य। दूसरा है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य। तीसरा 40 से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य। और चौथा है 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 15 से 30 डिग्री। आपने एटलस में देखा होगा जितने भी वृहद मरुस्थल है वह महाद्वीपों के पश्चिम भाग पर स्थित है। महाद्वीपों के पश्चिम भाग में 15 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। इनके दो प्रमुख कारण है। पहला है जो आपका कि पश्चिम भाग में ही क्यों स्थित है। देखिए 15 से 30 डिग्री अक्षांश पर व्यापारिक पवनें चलती हैं, जिनकी जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब तक वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पहुंचती है तो वहां पर उनमें आर्द्रता की कमी हो जाती है। आर्द्रता की कमी हो जाती है, उनमें जो नमी होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं रह जाती है। इस यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पहुंचते पहुंचते जो वर्षा होती है वो नगण्य हो जाती है, जिसके कारण जितने भी वृहद मरुस्थल हैं, आपके वृहद मरुस्थल हैं, वो सब महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। पहला कारण ये। दूसरा ये है कि जो 15 से 30 डिग्री 35 डिग्री जो उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश है, यहाँ पर प्रति चक्रवाती दशा पाई जाती है। प्रति चक्रवाती, क्योंकि यहाँ पर वायु का अवतलन होता है, अर्थात वायु जो नीचे की ओर बैठती है, जिसके कारण उसमें जो वायु में जो थी स्थिरता होने से, वायु में स्थिरता होने से वर्षा सामर्थ्य जो होती है उसकी वो समाप्त हो जाती है। वर्षा सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, अर्थात वर्षा नहीं होती है। यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिम भाग पर और 15 से 30 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य ही आपके उष्ण एवं उपोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का लघुत्तम देश है। पहला ग्रेनाडा, दूसरा वेटिकन सिटी, तीसरा है माल्टा और चौथा है मोनाको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दूसरा वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के आधार पर
क्षेत्रफल के आधार पर वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। इसका राइट आंसर वेटिकन सिटी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सेमांग, ये देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है और एक तरफ ये जनजातियां दी हुई हैं, जनजातियां हैं और इधर ये स्थान है। ये सेमांग, कांगो, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका, तीसरा है बद्दू जनजाति कीनिया और चौथा है सकाई जनजाति जापान। तो जो सेमांग है आपका कांगो, ये सही है। सेमांग जो है मूल रूप से आपके मलय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, परंतु कुछ जो सेमांग जनजाति है वो आपकी अंडमान, मध्य अफ्रीका तथा फिलीपींस में भी मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये मध्य अफ्रीका में स्थित है कांगो, इसलिए यहाँ पर कांगो जो है वो सही है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, ये भी सही है आपका। बद्दू कीनिया, ये भी सही है। और जो सकाई है ये गलत है। जापान में सकाई जनजाति नहीं पाई जाती है, बल्कि सकाई जो है ये मलेशिया में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। चलिए आगे देखते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वह है चौथा सकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। मानव भूगोल का सिद्धांत पुस्तक के लेखक का नाम है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला है ईसी सैम्पल, दूसरा है फ्रेडरिक रेडजर, तीसरा है ग्रिफिथ टेलर और चौथा है एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एल्सवर्थ हंटिंगटन। इनकी प्रमुख पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। और हम देख लेते हैं ईसी सैंपल की जो है वह है आपकी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। फ्रेडरिक रेडजर की आपकी प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी और ग्रिफिथ टेलर की प्रमुख पुस्तक है रेशियल ज्योग्राफी और इनकी अन्य जो प्रमुख है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। और इनकी एक तीसरी प्रमुख है एनवायरनमेंट, रेस एंड माइग्रेशन। ग्रिफिथ टेलर की ही है ये प्रमुख पुस्तक, एनवायरनमेंट, रेस एंड माइग्रेशन। ये इनकी 3 प्रमुख पुस्तक है। और एल्सवर्थ की मानव भूगोल के सिद्धांत। इसका राइट आंसर है चौथा एल्सवर्थ हंटिंगटन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है? पहला है केप टाउन, दूसरा सिंगापुर, तीसरा है कोलंबो और चौथा है फिलाडेल्फिया। देखिए क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों के चारों प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें आपका ये जो केप टाउन है ये केप ऑफ गुड होप, ये जो है आपका केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं, हिंद महासागर जलमार्ग पर स्थित है। हिंद महासागर नहीं, केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरीप का एक प्रमुख बंदरगाह है केप टाउन। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम भाग में स्थित है। जो आपका सिंगापुर है ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक प्रमुख बंदरगाह है हिंद महासागर में। कोलंबो आपका पश्चिम श्रीलंका में स्थित है, यह भी हिंद महासागर का एक प्रमुख
बंदरगाह है। और जो फिलाडेल्फिया है आपका, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर जलमार्ग पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। यह उत्तरी अमेरिका में है। पूर्वी यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इस प्रकार से ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं, ये चारों प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है? पहला वेनेजुएला, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा चीन और चौथा है कुवैत। तो इसमें पूछा है प्रमुख निर्यातक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। हम नया डाटा देखते हैं जिसके अनुसार जो खनिज तेल है इसके प्रमुख जो आयातक देश हैं, जिनमें चीन जो है प्रथम स्थान पर है। चीन, फिर यूएसए, भारत, जापान, ये खनिज तेल के प्रमुख आयातक देश हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका तीसरा चीन। चीन जो है वह निर्यातक देश नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अत्यधिक होता है? पहला है कर्नाटक, दूसरा असम, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा असम। चाय उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर असम, दूसरे स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु तथा चौथे स्थान पर है केरल। और विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो विश्व के संदर्भ में ये 2021 का डाटा है। विश्व के संदर्भ में प्रथम स्थान पर चाय के उत्पादन में चीन है, दूसरे स्थान पर आपका भारत है और तीसरे स्थान पर केन्या है। तो ये जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर असम, दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन देश है? पहला थाईलैंड, दूसरा मलेशिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा ब्राजील। तो यहाँ पे भी हम नया डाटा ऐड करते हैं। 2021 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो है थाईलैंड। पहला इसका सही है, थाईलैंड में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन होता है। इसके बाद है आपका प्रथम स्थान पर थाईलैंड है, दूसरे स्थान पर है इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर चीन है और चौथे स्थान पर है आपका भारत। रबर उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर आपका भारत है, प्रथम स्थान पर थाईलैंड है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है? पहला विष्णुप्रयाग, दूसरा देवप्रयाग, तीसरा रुद्रप्रयाग और चौथा है कर्णप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड का एक देवप्रयाग एक स्थान है जहाँ पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है वह है देवप्रयाग नामक स्थान, यहाँ से गंगा की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तिलैया बांध जिस नदी पर निर्मित है उसका नाम है? पहला बराकर, दूसरा कोसी, तीसरा है गंडक और चौथा है घाघरा। तो इसका जो राइट आंसर है वह तिलैया बांध है आपका, वो बराकर नदी पर निर्मित है। राइट आंसर बराकर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य है? पहला तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है पंजाब।
तो जो इसमें गन्ना उत्पादन में है प्रथम स्थान पर 2021-22 के अनुसार, 2021-22 का डाटा है ये, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उसके बाद है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला, सूती उद्योग के लिए, दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग, तीसरा है अखबारी कागज उद्योग और चौथा है खाद्य उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, अखबारी कागज उद्योग। नेपानगर जो है आपका, यह मध्य प्रदेश में स्थित एक नगर है जहाँ पर 1935 में अखबारी कागज के निर्माण के लिए, कारखाना स्थापित किया गया था 1935 में मध्य प्रदेश में नेपानगर। इसका जो राइट आंसर है वो है अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।